पिछले वीडियो में हम लोगों ने Next.js को इंस्टॉल किया था, सेटअप किया था और देखा था कि क्यों Next.js को इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग अपनी पहली Next.js एप्लीकेशन बनाएंगे और देखेंगे कि Next.js की एक बेसिक एप्लीकेशन में जो फाइल्स ऑटो जनरेट होती हैं उनमें क्या चीज क्यों होती है, किस फाइल का क्या काम होता है और किस तरह से आप लोग पब्लिक फाइल्स को अपलोड कर सकते हो सर्वर के अंदर। सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ साथ सेटअप करेंगे हम लोग यान को। इस वीडियो के एंड होने से पहले आप लोग अपनी पहली Next.js एप्लीकेशन को विजिट कर चुके होंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। करते हैं सेटअप अपनी Next.js एप्लीकेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइट के बारे में काफ़ी कुछ बात करी थी। हमने ये कहा था कि यार इसकी बड़े तारीफों के पुल हमने बांधे थे। हमने कहा था कि यार इसकी सर्च बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट है भी यार, सर्च बढ़िया है, इसलिए हमने तारीफों के पुल बांधे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम को ज़्यादा बर्बाद करेंगे नहीं और जाएंगे उसी पेज पर जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यान इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंस्टॉल यान। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, यान क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, npm चलता तो है इतना बढ़िया। यार देखो यान जो है वो कहीं ना कहीं फास्ट है, बेटर है, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो आप लोग सिंपली यार ये वाला कमांड सिर्फ मेरे लिए रन करो और आप लोग को यान जो है इंस्टॉल होकर मिलेगा। ठीक है, मेरा इंस्टॉल हो रखा है यान और ये वो टेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर npm के थ्रू आप लोग ये कमांड रन करके यान इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप लोग ये वाला कमांड आराम से कॉपी करो। बाय द वे ये आपको साइट पर डला वो मिल जाएगा, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको मत मांगना, ये साइट पर कंटेंट है वो डल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप को और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये चला दूंगा और देखो ये बिल्कुल बिजली की तरह चल रहा है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या रखना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ पांडा। तो पांडा मैंने अगर लिख दिया तो यहाँ पर पांडा नाम से एक नेक्स्ट ऐप हमारी बन गई है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा टाइम दे रहा है इसको यार, थोड़ा सा अच्छे से बना रही है। अच्छा खाना बनने में टाइम लगता है ना, बस बिल्कुल उसी की तरह अच्छी एप्लीकेशंस बनने में भी टाइम लगता है। और ये जितनी देर में हो रही है उतनी देर में मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से ये बंद करके दिखा देता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट में आएंगे और एक ग्लैंस लेंगे जनरेटेड कोड में, जो कि अभी जनरेट भी नहीं हुआ है बट हो गया होगा, अब हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो Next.js कोर्स के अंदर ये पांडा फोल्डर बना है, ये हमारी Next.js ऐप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पांडा नाम के फोल्डर के अंदर घुसेंगे। ये जो पांडा फोल्डर है ये मैंने अभी इस फोल्डर के अंदर, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है Next.js कोर्स, इसके अंदर बनाया है। तो ये जो पांडा फोल्डर है इसके अंदर अब मैं घुसूंगा और इसके अंदर मैं कैसे घुसूंगा आप लोग को बताता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, पांडा को खोलूंगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा। सिंपल सी कहानी है। अगर किसी का ओपन विद कोड, बाय द वे ये भी मैं जल्दी से बताऊँगा, मुझे पता है कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ टाइम वेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर यार ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोगों के पास VS कोड के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करके ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ओपन विद कोड, ये नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग अगर मान लो अपना शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करते हो और टर्मिनल खोलते हो और यहाँ पर कोड डॉट लिखते हो, उसके बाद भी आपका फोल्डर नहीं खुल रहा है, जैसे मेरा खुल गया ना अभी, वैसे अगर मान लो आपका नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए आप लोग सेटअप को रन करो। अगर आपका VS कोड इंस्टॉल्ड है भी ना, तब भी कर लो सेटअप को रन। और सेटअप को रन करने के बाद मैं खोल रहा हूँ, देखो ये सेटअप डाउनलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। इसको रन करके दो ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन से ऑप्शंस आते हैं, उनको आपको टिक कर देना है। और अगर आप लोग को ये बात, मुझे पता है अराउंड 60% लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी और 60% से ज़्यादा लोगों को, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये चीज़, अगर आपको आज परेशान नहीं कर रही है तो कल भी ना करे परेशान, जल्दी सुन के जाओ यार ये बात। अभी मुझसे कह रहा है सारे इंस्टेंसेस क्लोज कर दो, सही कह रहा है भाई VS कोड खोल के VS कोड का सेटअप रन नहीं करो। तो ओके टू कंटिन्यू, तो मैंने कर दिया, एक्सेप्ट करो एग्रीमेंट, मेरा इंस्टॉल्ड है VS कोड, उसके बाद भी मैं ये कर रहा हूँ। ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एज इट इज ऐसे ही चेप दो इन सारे टिक्स को, जो चीज़ मैंने टिक कर रखी है वो चीज़ टिक कर दो। नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो, कुछ डिलीट नहीं होगा यार, कोई कोड डिलीट नहीं होगा। VS कोड को हम रीइंस्टॉल कर रहे हैं, फोल्डर्स को रीइंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो फोल्डर्स के अंदर जो कोड है आपका वो डिलीट नहीं होगा। हाँ थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह हिल सकती हैं, वो भी नहीं हिलती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो जो मेरा कोड है वो इंटैक्ट है। जो पांडा नाम का फोल्डर है उसके अंदर ये सारे का सारा कोड जो है जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर इस कोड के बारे में बात करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि समझना यार देखो ज़रूरी है। अब ये कोड की कोई भी फाइल या फोल्डर क्या मैंने बनाया? एब्सोल्युटली नहीं, मैंने नहीं बनाया। मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया क्रिएट नेक्स्ट ऐप एप्लीकेशन को। अब ये जो साइड बार है VS कोड का, इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं नोड मॉड्यूल्स, पेजेस, पब्लिक और yarn.log एट दी एंड। ये नीचे आप लोग को दिख रहा है yarn.log। ये सारी फाइल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। yarn.log की बात करते हैं। yarn.log के अंदर वो सारे पैकेजेस के वर्जन के साथ इंफॉर्मेशन होती है जो इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। मान लो एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रही है ये हेल्पर प्लगइन को, ठीक है,
और मान लो ये हेल्पर प्लगइन यूज़ कर रहा है हेल्पर वैलिडेटर को, तो हम अगर पैकेज डॉट जेसन में देखें तो आप लोग को यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंसीज के वर्जन दिखेंगे, उनके भी वर्जन नहीं दिखेंगे। yarn डॉट लॉग में सब कुछ प्रिजर्व्ड रहता है, सारी चीज़ें जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, जिसकी वजह से ये फाइल थोड़ी बड़ी होती है। तो ये रिलेटेड टू नोड जेएस प्रोजेक्ट है, ना कि रिलेटेड टू नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो ये जो yarn डॉट लॉग फाइल है इसके अंदर सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स वाले पैकेजेस रहते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। ये हमने देख लिया। रीडमी डॉट एमडी जो है आपके गिटहब पे, जो जब आप इस एप्लीकेशन को गिटहब के अंदर डालोगे तो गिटहब में आपकी जो रीडमी फाइल होती है, यानी कि जो होम पेज होता है गिटहब का, उसको उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और एक बहुत बढ़िया वेबसाइट इसको चेंज करने की है, क्रिएट अ रीडमी या मेक अ रीडमी, पता नहीं, क्रिएट अ रीडमी ऑनलाइन लिखता हूँ, ऑनलाइन क्रिएट अ रीडमी ऑनलाइन, मुझे पता है गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने। हाँ ये देखो, दी इजीएस्ट वे टू क्रिएट रीडमी, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही सैम्पल रीडमी मिली हुई है मुझे, मैं यहाँ पर इस तरह से मार्कडाउन का इस्तेमाल करके ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ API रेफरेंस, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, मान लो अपेंडिक्स ऐड करना चाहता हूँ, ये ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरी रीडमी अभी ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह की खूबसूरत रीडमी साइट से आप बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगली फाइल की बात करते हैं, रीडमी की बात कर ली हमने। गिट इग्नोर क्या है कि वो फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर या फाइल्स होती हैं जो कि आप गिट पर पुश नहीं करना चाहते हो। मान लो मैंने 3 GB का एक अपना मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पर डाउनलोड किया, तो वो 3 GB का मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पर तो होगा, लेकिन वो 3 GB का मशीन लर्निंग मॉडल मैं नहीं चाहता कि गिटहब पर पुश करूँ, क्योंकि अगर मैंने पुश कर भी दिया ना उसको, अगर अलाउ भी कर दिया मान लो गिटहब ने मुझे उसको पुश करना, तो दिक्कत क्या होगी, वो लोग जो कि क्लोन कर रहे हैं मेरी रिपोजिटरी को, उनको 3 GB डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कोड कितने GB का है, कितने MB का है, इनफैक्ट या फिर KB का भी हो सकता है, MB का यार 118 MB का है, KB का तो नहीं होगा, ठीक है। 118 MB है, क्योंकि yarn डॉट लॉग फाइल इतनी अकेली इतनी बड़ी है, तो KB का तो कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। 118 MB का है, तो 118 MB के बजाय कोई भी इंसान, और 118 MB भी नहीं करेगा यार, नोड मॉड्यूल्स भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स को भी हम एक्सक्लूड करेंगे, शिफ्ट नहीं कंट्रोल दबाओ बबुआ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़। और यार ये तो KB में आ गया, तो यार मेरा हिसाब किताब गलत निकल रहा है। मैंने कहा कि yarn लॉग फाइल इतनी बड़ी है, चलो ठीक है यार, MB KB ये सब काउंट करने हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे। ये 232 KB का निकला कोड, बस इतनी छोटी सी स्पेस ये ले रहा है डिस्क पर, एक इनफैक्ट 118 KB लेगा ये गिटहब पे आप डालोगे इसको, तो बहुत छोटा है कोड हमारा। जो जितना छोटा होता है ना फाइल का साइज, उतनी मेहनत लगती है उसको बनाने में। एक सोर्स कोड फाइल जो होती है, एक .js फाइल होती है, उसको बनाने में आप इतनी मेहनत लगाते हो, आप 10 दिन लगा दोगे, फाइल साइज़ क्या होगा 3 KB। एक वीडियो आप बनाओगे, कुछ भी रिकॉर्ड करोगे नेचर को, मान लो आपने अपनी छत की वीडियो बना ली, वो होगी 8 GB की, तो 8 GB वर्सेस 2-4 KB, ठीक है। मेहनत 2-4 KB में ज़्यादा, और जो 8 GB है उसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल को, अभी मैंने आपको खोल के नहीं दिखाई गिट इग्नोर फाइल, गिट इग्नोर को खोल के दिखाऊंगा। देखो इसमें नोड मॉड्यूल्स है, .pnp फाइल, pnp.js कवरेज, वो सारी फाइल्स जो कि लगता है Next.js वालों को कि आप डाल सकते हो, जैसे कि .ds स्टोर फाइल होती है, वो कहाँ पर होती है, वो मैकबुक में बनती है। और .pem फाइल क्या होती है, की फाइल होती है आपकी, फिर डीबग फाइल्स बनती है। इस तरह की फाइलें आप पुश नहीं करना चाहोगे, फिर आपका लोकल एनवायरनमेंट जो होता है वो आप पुश नहीं करना चाहोगे। ये क्या होता है बताऊंगा आगे इस कोर्स में, ठीक है। बट वो फाइल्स मतलब आपको पकी पकाई खिचड़ी तैयार करके दे दी है वर्सल ने, Node.js Next.js वालों ने, ठीक है। तो कितना मतलब बढ़िया और कन्वीनियंट है ये चीज़, आप लोग ज़रा सोचो, ठीक है। तो ये हो गई। और मुझे पता है कुछ लोग को ये वीडियो बोर लग रहा होगा, क्या बता रहे हो यार फोल्डर्स के बारे में, लेकिन देखो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे यूज़ करेंगे हम लोग। फिर आगे मैं बोलूँगा कि यार पब्लिक फोल्डर में डाल दो, और पब्लिक फोल्डर में जैसे ही डाल दोगे सबको एक्सेसिबल हो जाएगा, तो वो चीज़ भी आप लोगों को जो है ज़रूरी है समझना। अब एक काम करेंगे यहाँ पर, पब्लिक फोल्डर्स को मैं बताऊँ इससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा npm या फिर yarn, npm यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, yarn यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, yarn run dev से, ठीक है। yarn run dev, तो हमारी dev स्क्रिप्ट बनी होती है यहाँ पर, देखो dev स्क्रिप्ट नेक्स्ट डेव के नाम से, ठीक है। अब मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूंगा तो देखो ये हमारी Next.js एप्लीकेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो कमेंट में, हमारी पहली Next.js ऐप है ये, और हमारी पहली Next.js ऐप मुझे पता है क्रिएट नेक्स्ट ऐप ने जनरेट करी है, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, आपने वहाँ बैठकर कोई मेहनत नहीं करी, मतलब मैंने तो यहाँ बैठकर करी है थोड़ी बहुत, तब भी शायद आपने भी करी हो अपने कंप्यूटर में, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है यार हम लोगों के लिए। हम बहुत अभी स्टार्टिंग में इस कोर्स के, हो सकता है आने वाले टाइम में 100 वीडियोज़ बन जाए,
हो सकता है 50 बन जाए, नीचे कमेंट कर देना अगर बन गए 50 तो। अभी तो नहीं बने, अभी तो पहले वीडियो पे हूँ मैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम बहुत बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स बनाने वाले हैं। ये पहली एप्लीकेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है नीचे कमेंट में सब लोग लिख देना। और यहाँ पर आप लोग देखो ये कहाँ से आया यार, ये तो मैंने कभी बनाया ही नहीं था, तो ये भी आप लोग को बताऊँगा अभी। बट अभी पब्लिक फोल्डर के बारे में बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर स्लैश करके harry.txt लिख के एंटर मारूँ तो आप लोग कहोगे यार 404 आ गया, आना भी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आपने, नेक्स्ट जेएस ने ऑटोमेटिकली 404 एरर मुझे यहाँ पर दिखा दिया, नॉट फाउंड एरर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे ये पेज जो है खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है या फिर मुझे एक्सटर्नली मेहनत डालनी पड़ रही है इस पेज को लिखने के लिए। अब अगर मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर एक harry.txt बना देता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा harry.txt, मैं एक हैरी हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, मैं एक हैरी हूँ, दिख रहा है ये। तो ये txt फाइल सर्व हो गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं एक वीडियो भी डाल देता हूँ ना, और उसको मैं यहाँ पर फिर डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं इस फोल्डर पे जाऊँगा, सॉरी इस URL पर जाऊँगा, मान लो मैंने /movie.mp4 यहाँ पर डाल दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया localhost 3000/movie.mp4, तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये करके आप लोग देखना खुद से। तो पब्लिक फोल्डर क्या हुआ, अब आप लोग मुझे बताओ। पब्लिक फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि हम पब्लिक फोल्डर में डालते हैं, और वो फाइल्स हम चाहते हैं कि URL को विजिट करने पर हमारा यूज़र देख पाए। तो पब्लिक के अंदर बड़े ध्यान से डालनी है फाइल्स। ये नहीं कि अपना आधार कार्ड डाल दिया, अपना पैन कार्ड डाल दिया, और ये नहीं कि अपना जो है फेसबुक का यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया अपनी पब्लिक next.js फाइल में। मैं पढ़ लूँगा आपने क्या किससे बातें करी हैं, जो चैट है ना आपकी, सब पढ़ूंगा बैठ के, फिर वीडियो भी लेट आएगा, ठीक है। कुल मिला के पब्लिक फोल्डर में हमें कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि हमें इस बात की समझ रखनी है कि हमारा जो यूज़र है, यानी कि अगर मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई www.pandakafund.com, तो अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक के अंदर /aadhar.jpg डाल दिया तो pandakafund.com/aadhar.jpg कोई भी इंसान इस दुनिया में जिसके पास एक जियो की सिम है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो डाउनलोड करके देख सकता है, ठीक है। तो ये बात की हमें समझ रखनी है। ये चीज़ पेजेस के साथ लागू नहीं होती है, नोड मॉड्यूल के साथ लागू नहीं होती है, ये जो है हमारे इस .next वाले फोल्डर के लिए लागू नहीं होती है। ये सब चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती हैं, या .log एक्सेसिबल नहीं होती है। पब्लिक जो होती है वो एक्सेसिबल होती है। तो वही फाइल डालना जो आप करवाना चाहते हो एक्सेसिबल। मैं favicon.io डालूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, favicon.io एंटर, ये देखो ये आ गया, ठीक है। और versal.svg भी होगा, versal.svg भी आ गई, ठीक है। तो जो फाइलें यहाँ पर डाल दूंगा वो यहाँ पर पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो बड़ा कन्वीनियंट तरीका next.js के द्वारा इस फोल्डर में डालो और पब्लिकली अपनी फाइल को पाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है next.js का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली फाइल के बारे में बात करते हैं। पब्लिक फोल्डर हो गया, पेजेस फोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर यार, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर। पेजेस फोल्डर के अंदर होती है फाइल बेस्ड रूटिंग, यानी कि आप यहाँ पर index.js के अंदर जो कोड देख रहे हो वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। कहाँ रेंडर हो रहा है, यहाँ रेंडर हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। और ये वाला जो पेज है इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने होम पेज, जो कि मैं करूँगा यार मैं, क्योंकि मैं ये वेलकम टू next.js तो दिखाऊंगा नहीं अपनी एप्लीकेशन में। तो मेरा जो होम पेज होगा उसका जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी JSX वगैरह वो मैं कहाँ लिखूँगा, वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। एक रिएक्ट कंपोनेंट मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और रिएक्ट कंपोनेंट वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ एक /about ऐड करना, यहाँ पर एक /about ऐड करना चाहता हूँ पेज, तो मैं यहाँ पर सिंपली about.js फाइल बना लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। जिसे कहते हैं फाइल बेस्ड रूटिंग, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे, कुछ पेजेस को भी बनाएंगे। अब देखो इन्होंने यहाँ पर /versal.svg लिखा और यहाँ पर वर्सल का जो लोगो था वो आ गया। कहाँ आया, अरे आया ही नहीं, आएगा, ये है देखो, पावर्ड बाय वर्सल, ठीक है। ये वाला जो लोगो है ये आ गया देखो। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक फोल्डर में डाल दिया इसको, वर्सल के लोगों को। और पब्लिक फोल्डर में डालने के बाद बहुत ही सिंपल सा काम किया, यहाँ पर एक नेक्स्ट इमेज यूज़ किया। अब ये नेक्स्ट इमेज क्या है, नेक्स्ट क्या करता है कि एक अपना इमेज कंपोनेंट प्रदान करता है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये कुछ ऑप्टिमाइजेशंस प्रदान करता है, आपकी साइट तेज़ हो जाएगी, आपकी साइट SEO फ्रेंडली हो जाएगी और आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी। अगर आप लोग एक ब्लॉगर हैं या फिर एक अच्छी साइट को मेंटेन करते हैं, अगर अच्छी साइट को मेंटेन करते हैं तब होगी, सिर्फ next.js से नहीं होगी, ठीक है। तो next.js आपको कहीं ना कहीं SEO फ्रेंडली चीज़ें देने में आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है यार। शायद ये इमेज ऑप्टिमाइजेशंस करने के लिए आप लोग अपनी इमेज को लेकर जाओ किसी एक्सटर्नल टूल में, वहाँ से अपनी इमेज को हल्का करवा के लाओ। अगर आपकी इमेज लेट्स से
102 MB की है, तो आप चाहोगे कि वो WebP फॉर्मेट में हो, अच्छे फॉर्मेट में हो, ऐसे फॉर्मेट में हो जिसमें कि उसका ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो। आप नहीं चाहोगे कि सिर्फ आपकी वेबसाइट को देखने के लिए 102 MB डाउनलोड हो रही है, नहीं चाहोगे आप लोग, तो उस चीज़ को आप लोग फिक्स करोगे एक्सटर्नली। आइडियली क्या होता है, एक्सटर्नल टूल्स के थ्रू आप लोग उस इमेज को फिक्स करोगे, लेकिन यहाँ पर Next.js के अंदर ये जो इमेज कंपोनेंट है ये वाला, इसको यूज़ करके बड़े आराम से ये काम किया जा सकता है, और मुझे ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है यार। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं स्टाइल्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, बाय द वे अगर आपको ना VS कोड का ये जो हमारा साइड बार है इसको राइट में चाहिए, तो आप यहाँ पे मूव साइड बार राइट कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा साइड बार। ठीक है, तो मैं यूँ करके दिखा सकता हूँ आपको, साइड बार यहाँ पे आ गया देखो। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसको वापस भी कर सकता हूँ, कुछ लोगों को अजीब लगेगा, बट मैं पर्सनली जब अपनी पर्सनल एडिटिंग करता हूँ कोड की एडिटिंग, कहाँ गया, मूव साइड बार लेफ्ट, हाँ। तो ये सारे सर्कस करते रहना आप लोग VS कोड के साथ सर्कस करते हुए मैंने बड़े वीडियोस बना रखे हैं, देख लेना उनको जाके, शॉर्ट्स भी बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन अभी Next.js पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, जो हमारी सीरियस एप्लीकेशन होगी, हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा, उसमें ये सब चेंज करेंगे। ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है, अगर आप लोगों ने रिएक्ट के साथ काम करा है तो सिंपली हम लोग रिएक्ट लिख रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट हम लोग Next.js के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि इमेज और नेक्स्ट हेड को यूज़ करेंगे, और भी 10 चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। मैं स्टाइल्स के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से और भटक गया बात से अपनी, जल्दी से आता हूँ स्टाइल में। globals.css और home.module.css। globals.css के अंदर हम वो स्टाइल्स डालते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी फाइल्स में हो, लेकिन ये कोई जादू से काम नहीं करता है। अगर आप _app.js के अंदर जाएँ तो हर पेज जो कि रेंडर होगा Next.js के अंदर वो यहाँ से रेंडर होगा। हमने ग्लोबल स्टाइल्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, और यहाँ पर ग्लोबल स्टाइल्स इंपोर्ट करने के बाद हम उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे जो कि पेजेस के अंदर है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर मान लो लिख कर आए हैरी बाई, तो हम यहाँ पर हैरी बाई नाम से एक रिटर्न के अंदर डालना होगा मुझे। आप लोग एक काम करोगे, कुछ ऐसा करोगे। ठीक है, एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाओ, यहाँ पर हैरी बाई लिखो। ठीक है, Ctrl+X Ctrl+V और सेव करो। अब हर पेज के ऊपर आपका हैरी बाई लिख कर आएगा। कहाँ गया, ये देखो हैरी बाई लिख कर आ रहा है। ठीक है, Next.js के अंदर 10 तरीके होते हैं काम करने के, ये एक तरीका है। हर पेज क्योंकि यहाँ से गुजरता है, मैंने हैरी बाई लिख दिया, हर पेज पे हैरी बाई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यार इसको Ctrl+Z करके दोबारा से इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर लेकर आऊँगा। तो globals.css जो है, ये जो फाइल है हमारी globals.css, ये यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे पेजेस में ये आ जाती है। ठीक है, home.module.css के जो स्टाइल्स हैं वो हम लोग कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखना किस तरह से यहाँ पर स्टाइल्स को इंपोर्ट किया जा रहा है। आप इसको देखकर, सिंपली कोड को देखकर सीख सकते हो कि कैसे आप लोग एक्सटर्नल स्टाइल्स यूज़ करोगे। आप देखो यहाँ पर home.module.css के अंदर कौन कौन से स्टाइल्स हैं, कुछ क्लासेस हैं जैसे कि मेन, फुटर के साथ ए, और यहाँ पर देखो हमने स्टाइल्स इंपोर्ट कर लिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिखेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है स्टाइल्स दे सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप लोग किस तरह से ये सब चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं। यहाँ पर क्लासेस हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जो फुटर का ए है उसके कलर को मान लो रेड करता हूँ, ठीक है, मान लो वैसे कलर को रेड करता हूँ, तो आप लोग देखो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह के काम यहाँ से किए जा सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो ये जो फाइल है हमारी, इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो यूज़ की जा रही हैं यहाँ पर। तो आप लोग बड़े आराम से इस तरह की फाइलें बनाकर बड़े आराम से लिख सकते हो अपनी क्लासेस, और उनको यूज़ कर सकते हो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर। इस केस में वो इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन सा वाला है, इस केस में ये जो हमारा index.js है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो मैं कुछ इस तरह से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ये स्टाइल्स एक कदम पीछे गया डायरेक्टरी के, स्टाइल्स फोल्डर के अंदर से मैंने ये वाला स्टाइल ग्रैब किया और इसकी क्लासेस इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और इसके अंदर और कोई CSS डिफाइंड है वो भी अप्लाई हो जाएगी, जैसे .footer a, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक आप लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर आप टेलविंड यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे टेलविंड के कोर्स से डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे इस टेलविंड कोर्स को देख चुके हैं, आपने फेसबुक ये सब बना लिए प्रोजेक्ट्स, मज़ा आ गया आपको, अब आप चाहते हो यार Next.js का कमाल मैं ऐड करना चाहता हूँ टेलविंड के अंदर, तो टेलविंड CSS Next.js करके मैं सर्च करूंगा, और ये देखो यहाँ पर इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अपनी क्रिएट नेक्स्ट ऐप को बनाने के बाद टेलविंड कैसे यूज़ करना है। बट टेलविंड मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग टेलविंड यूज़ नहीं करना चाहेंगे, तो हम लोग सिंपल CSS लिखेंगे स्टार्टिंग में, बाद में देखेंगे टेलविंड का क्या करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, फ्लो के साथ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो में। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग फाइल बेस्ड रूटिंग को समझेंगे किस तरह से Next.js एप्लीकेशन काम करती है। अभी हमने वैसे काफ़ी चीज़ें देख ली, हमने एक नज़र डाल ली जनरेटेड कोड में, हमने सर्वर को स्टार्ट कर लिया, हमने
देखो एक बात और बताऊंगा यहाँ पर मैं, जहाँ जहाँ मैंने वेबसाइट पर लोकल होस्ट 3000 लिखा है उसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट यूआरएल। अगर मैंने कहा है ओपन द यूआरएल दिस, तो हो सकता है आपका 3001 हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में फॉर एनी रीज़न 3000 पोर्ट ऑक्यूपाइड है, यानी कि 3000 पोर्ट पर आपने कुछ और चला रखा है, तो आपका ये 3000 पोर्ट काम नहीं करेगा, आपको 3001 पे जाना पड़ेगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि 3001 है? आपके यहाँ पर जो, जैसे मेरे टर्मिनल में यहाँ पर 3000 आ रहा है ना, ये 3000 आ रहा है ना, आपका 3001 आएगा। आप लोग सिंपली कंट्रोल क्लिक करके वहाँ पर चले जाना, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करूँगा, और आप लोग जो है Next.js की प्लेलिस्ट, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी बना दूंगा यार। हो सकता है अब आप देख रहे हो जब, तब उस प्लेलिस्ट में 50 60 100 वीडियोज़ हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कितने वीडियोज़ हैं जब आप देख रहे हो। और यहाँ पर तो अभी बनाई नहीं है मैंने प्लेलिस्ट, ठीक है। अभी जस्ट पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, अब दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और बहुत तहलका मचाने वाली है प्लेलिस्ट, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ें प्लान कर रखी हैं। पूरा भरोसा है आप लोग को पसंद आएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।